जैसा हमने कहा कि बहुत सारा असमंजस है, बहुत सारा कंफ्यूजन, क्या करें क्या ना करें, नया स्ट्रेन आ गया है, क्या ये पहले वाले वायरस से अलग है या वही वाली सावधानियां बरतनी है जो हमने पहले बरती। अगर ऐसा है तो सावधानियां बरतने के बावजूद ये क्यों हो रहा है, और अगर ये हो गया है तो हमको करना क्या है, किस स्टेज में ये तय करना है कि हमको घर में रहना है या अब अस्पताल की तरफ चल देना चाहिए, वगैरह वगैरह। इनमें से ज्यादातर सवालों के जवाब आज आपको मिल जाएं, हमारी कोशिश है। कोरोना टेस्ट कब कराना है, कब आपको कोरोना टेस्ट के लिए जाना चाहिए, ये जरा पहले देख लीजिए। अगर आपको बुखार है, सांस लेने में परेशानी है, बदन दर्द है, असल में शुरुआत ऐसे होती है, बुखार, बदन दर्द, स्वाद और खुशबू का गायब होना, चिल्स देकर बुखार आना, मतलब ठंड लगते हुए बुखार आना, और सांस लेने में परेशानी। अगर ये आपको कोई एक लक्षण या इनमें से कुछ लक्षण या सभी लक्षण महसूस होते हैं तो आपको टेस्ट कराना है। अब टेस्ट कराना है तो टेस्ट कौन सा कराना है, जरा ये भी देख लीजिए। ये लक्षण हैं, इन लक्षणों में से किसी एक के, कुछ लक्षणों के या सारे लक्षणों के होने पर टेस्ट कराना है। कोरोना के नए लक्षण ये भी इसमें शामिल कर लीजिए। आंखें लाल होना या गुलाबी होना, आंखों का सामान्य रंग नहीं होना बल्कि उनका लाल या गुलाबी दिखाई दे अगर वो, और ये भी सुनाई दे रहा है कि कई बार इस संक्रमण के होने पर अब लोगों को हियरिंग प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, सुनने में तकलीफ हो रही है। अगर ये लक्षण भी हो तो भी आपको टेस्ट कराना है। वैक्सीन के दोनों डोसेज के अगर 2 हफ्ते गुजर चुके हों तो टेस्ट नहीं कराना। फिर आपको टेस्ट कराने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि ये फेटल नहीं होता 99%। कोरोना वायरस के अगर कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आपको टेस्ट नहीं कराना। सबसे पहले आप ये समझ लें टेस्ट कब कराना है, कब नहीं कराना। कराने वाली स्थिति मैंने आपको बताई, नहीं कराने वाली स्थिति भी देख लें। कई बार पैनिक में ये होता है कि कहीं मुझे हो तो नहीं गया, कहीं मुझे हो तो नहीं गया, और इस पैनिक में हम जाकर वहां पर जहां पहले ही भीड़ है वहां जाकर खड़े हो जाते हैं और कई बार संक्रमण वहां से लेकर आ जाते हैं। अगर हमें नहीं होता, टेस्ट वाली लाइन में लगते हैं और संक्रमण आ जाता है। अब अगर आपको टेस्ट कराना है तो टेस्ट के भी 2 तरीके हैं। एक रैपिड एंटीजन टेस्ट है और एक है आरटीपीसीआर। रैपिड एंटीजन, रैपिड जैसा नाम बता रहा है, ये तुरंत आपको परिणाम दे देता है। ये एंटीजन देखता है, अगर एंटीजन आपके शरीर में उस वायरस वाले हैं तो आपको ये पॉजिटिव रिपोर्ट देता है। लेकिन कई बार ये एरोनियस होता है, कई बार इसमें एरर्स देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर आपको लक्षण है और इसने पॉजिटिव बताया तो आप पॉजिटिव मानिए अपने आप को। अगर आपको लक्षण नहीं है और इसमें नेगेटिव दिखा रहा है तब फिर आरटीपीसीआर के लिए जाने की जरूरत नहीं है। अगर यहां पर आपको नेगेटिव दिखाई दिया और उसके बावजूद आपको लक्षण है तो आप आरटीपीसीआर टेस्ट कराने के लिए जाएं। तरीका क्या होता है रैपिड एंटीजन टेस्ट में और आरटीपीसीआर में? इसमें भी नाक से स्वैब लिया जाता है, उसमें नाक और गले के तालू से स्वैब लिया जाता है। इसमें 15-20 मिनट लगता है रिपोर्ट आने में और उसमें 4 से 5 घंटे लगने चाहिए आइडियली। लेकिन वहाँ सेंटर से वापस आपका जो कलेक्शन सेंटर है वहाँ तक रिपोर्ट आने में, उसको अपडेट होने में और डिजिटली आपको वो दिखाई देने में और आप तक पहुँचने में कई बार ज़्यादा वक्त लगता है। आइडियली उतना लगना चाहिए। तो ये देखा आपने कि कब आपको टेस्ट कराना है, टेस्ट कराना है या नहीं कराना है, और कराना है तो इनमें से कौन सा टेस्ट कराना है। रैपिड एंटीजन टेस्ट पर आपको कब डाउट करना चाहिए और कब आरटीपीसीआर के लिए जाना चाहिए, ये भी आपने देख लिया। कोरोना मरीज के इलाज की दवाओं का भी एक बड़ा असमंजस है। कई नाम आप सुन रहे होंगे जिससे पहले शायद ही आपने सुने हो। मसलन एक नाम है रेमडेसिविर, एक है फेविपिराविर, फेविफ्लू नाम से भी जो आता है। ये असल में उसके अलग अलग ब्रांड नेम्स हैं जिससे वो बाजार में बिकता है। और इसके अलावा आप सुनते होंगे ब्लड प्लाज्मा थेरेपी। अब ये क्या है, जरा इनको भी मोटे तौर पर समझ लें और उसके बाद अब आपको ले चलेंगे हम अपने डॉक्टर्स के पास, जिसमें कई ऐसे सवाल हैं जो सुनने में बहुत सामान्य लगते हैं लेकिन इस समय बहुत ज्यादा अहमियत के हैं। वो क्या है जरा देख लीजिए। अभी आपको हमने ये दिखाया कि ये दवाइयां कौन कौन सी हैं और उनका कब इस्तेमाल होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया रेमडेसिविर, रेमडेसिविर तब ली जाती है जब आपको 4-5 दिन हो गए हों, बुखार में आपको आराम नहीं मिल रहा हो, लक्षण आपके परसिस्ट कर रहे हों, उसके बाद डॉक्टर्स उस वायरस का रेप्लिकेशन रोकने के लिए रेमडेसिविर देते हैं। ये लाइफ सेविंग हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ रिकवरी में आपको मदद देती है। फेविपिराविर ये शुरुआत के 72 घंटों में अगर आप इसको लेते हैं डॉक्टर्स की निगरानी में, आपको अपने आप नहीं लेना है, डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करेंगे अगर फेविपिराविर लेने के लिए, तो शुरुआत में ये इफेक्टिव मानी जाती है। और ब्लड प्लाज्मा थेरेपी ये भी डॉक्टर्स ही आपको बताते हैं अगर आपको लेना है। किसी ऐसे व्यक्ति जिसको पहले संक्रमण हुआ होता है और उसमें क्योंकि एंटीबॉडीज अब डेवलप हो चुकी हैं तो उसके प्लाज्मा को लिया जाता है और उस प्लाज्मा को रोगी के शरीर में डाला जाता है और इस तरीके से उसको मदद दी जाती है ट्रीटमेंट के उस लेवल तक आने में जहां पर वो ट्रीटमेंट रिसीव करके खुद को स्वस्थ कर सकता है।
लेकिन इस सब झमेले से अगर आपको बचना है, इन तमाम झमेलों से, तो एक ही तरीका है कि आप सावधानी रखें, बचाव करें। और बचाव के तरीके क्या हैं? बचाव के तरीके ये हैं जो आप इतने बार सुन चुके हैं कि हो सकता है अब आपके लिए ये क्लीशे हो गए हों। और कई बार जब हम कोई एक चीज़ सुनते हैं तो उसकी इफेक्टिविटी, उसका जो प्रभाव पूर्णता है वो खत्म हो जाता है। लेकिन आप ध्यान रखिए कि इसको मंत्र की तरह उच्चारण नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है कि शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में नहीं फंसना चाहिए, कहते हुए भी पंछी जाल में फंस जाते हैं। आप ये ध्यान रखिएगा कि मास्क पहनना है तो पहनना है, हाथ धोते रहना है तो कुछ कुछ देर में आपको हाथ धोते रहना है, और बगैर धुले हुए हाथों को मुंह में कतई नहीं लगाना है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, लोगों में मिक्सअप नहीं होना है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाना है। और अगर जाना ही पड़े तो ये इंश्योर कीजिए कि आप और दूसरा व्यक्ति जिसके आसपास आप हैं, 6 फीट का दायरा आप दोनों के बीच में दूरी का हो। अगर आप ये करते रहते हैं तो उन झमेलों में नहीं पड़ेंगे जहां पर आपको बहुत सारे असमंजस से वाबस्ता होना पड़े। बचाव ही तरीका है, कोई भी स्ट्रेन हो। डरेंगे तो हारेंगे, लड़ेंगे तो जीतेंगे। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।